नमस्ते दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएनए के बारे में। उससे पहले हम डीएनए शुरू करें उससे पहले एक छोटे सा इन्फॉर्मेशन। देखिए, अभी इतनी सारी डिस्कवरीज हो चुकी हैं, इतनी सारी रिसर्च हो चुकी हैं, तो हमें पता है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म या हर लिविंग सेल के पास उसका एक जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? वो मॉलिक्यूल जिसके पास उस सेल का सारा इन्फॉर्मेशन है, वो होता है जेनेटिक मटेरियल। मॉलिक्यूल डेट हैज़ ऑल इन्फॉर्मेशन ऑफ द सेल। अब देखिए, हर ऑर्गेनिज्म के पास जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लिक एसिड बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो न्यूक्लिक एसिड है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वैसे तो दो हो सकते हैं, डीएनए भी, आरएनए भी, ठीक है। डीएनए जो है मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल हमें कुछ कुछ वायरसेस में देखने को मिलता है, जैसे कि लेटेस्ट एग्जांपल हमने देखा हमारा पेंडेमिक कोविड-19। सो जो कोरोना वायरस था वो आरएनए जेनेटिक मटेरियल वाला वायरस था। तो डीएनए जो है हमें मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, बैक्टीरिया से लेकर एनिमल्स तक, चाहे प्लांट्स हो, फंजाई हो, बैक्टीरिया हो, एनिमल्स, सब में डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। तो न्यूक्लिक, अब हम शुरू करते हैं डीएनए के बारे में। तो न्यूक्लिक एसिड एज जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स होता है डीएनए। अब डीएनए जो है ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मीन्स बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ एक पॉलीमर है। अब इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजनस बेस, एक होता है शुगर और तीसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप। अब न्यूक्लियोटाइड को हम देखें तो हम बोल सकते हैं न्यूक्लियोटाइड बना होता है न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप को साथ में मिलाकर, और न्यूक्लियोसाइड बनता है नाइट्रोजनस बेस और शुगर को मिलाकर। अब A इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, तो A इज इक्वल टू सी हो जाता है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड बना होता है नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से, ठीक है। अभी हम बारी बारी देख लेते हैं इन सबको, जो हमारे तीन कंपोनेंट्स हैं, कि भाई जो नाइट्रोजनस बेस है वो क्या होता है। देखिए, नाइट्रोजनस बेस जो है एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो दो टाइप के हैं हमारे पास, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स, ठीक है। अब जो प्यूरिन होता है वो 9 मेंबर रिंग होता है, एक बैकबोन, एक बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग बात करें तो 9 मेंबर रिंग है, जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अलग अलग टाइप के प्यूरिन का स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे, ठीक है। पायरिमिडीन जो है एक 6 मेंबर रिंग है, जो रिंग है उसमें 6 मेंबर्स हैं। देखिए, मैंने कार्बन नहीं बोला, मैंने बोला मेंबर रिंग में। अब जो हमने बोला था ना कि नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स है, तो जो प्यूरिन्स होता है उसमें 4 पोजीशन पर होता है नाइट्रोजन, फर्स्ट, थर्ड, 7th एंड 9th पोजीशन पर। ऐसे ही पायरिमिडीन में फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पर। अब देखिए, न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए हमें नाइट्रोजनस बेस को शुगर के साथ जोड़ना था। हमने देखा था अभी कि न्यूक्लियोसाइड होता है नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर। अब जो ये 9th वाला नाइट्रोजन है प्यूरिन का, वो बनाता है शुगर के साथ बॉन्ड। इधर से पायरिमिडीन का जो फर्स्ट वाला नाइट्रोजन है, और उस बॉन्ड को हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब प्यूरिन भी हमारे पास दो टाइप के हैं, एडेनिन एंड ग्वेनिन। पायरिमिडीन हमारे पास 3 टाइप के हैं, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। देखिए, वैसे तो हम लोग डीएनए के बारे में पढ़ रहे हैं, बट साथ साथ में हम थोड़ा सा आरएनए के बारे में पढ़ लेंगे कि जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो क्या है। देखिए, जो यूरेसिल होता है ना, वो होता है आरएनए में, और जो थाइमिन होता है वो होता है डीएनए में। अगर डीएनए में थाइमिन लगा है तो आरएनए में यूरेसिल लगा है, ठीक है। दोनों साथ में नहीं होते। अभी हम लोग अलग अलग स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हमारे पास एडेनिन का स्ट्रक्चर हो जाता है 9 मेंबर रिंग, सॉरी एडेनिन भी एक प्यूरिन है, 9 मेंबर रिंग, ग्वेनिन 9 मेंबर रिंग, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल 6 मेंबर रिंग। ये इनके स्ट्रक्चर्स हैं। हमने बोला कि डीएनए में एडेनिन होता है, थाइमिन होता है, ग्वेनिन होता है एंड साइटोसिन होता है, जबकि आरएनए में 3 तो सेम है, एडेनिन, ग्वेनिन एंड साइटोसिन 3 तो सेम है, 3 नाइट्रोजन बेस। बस थाइमिन की जगह पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं यूरेसिल को आरएनए में, ठीक है। अगर हम लोग शुगर की बात करें तो देखिए, एक पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन शुगर है। तो डीएनए में और आरएनए में जो शुगर है दोनों 5 कार्बन शुगर है। यहाँ पर एक जो डिफरेंस है हम लोग देख सकते हैं सेकेंड पोजीशन पर, जो आरएनए है
उसमें AOH है, जबकि DNA में हमने एक ऑक्सीजन को कम कर दिया है सेकेंड डेस पोजीशन पर, इसको हम सिर्फ H दिखा रहे हैं यहाँ पर, यानी कि एक ऑक्सीजन कम है। तो जो RNA का शुगर है उसको हम बोलते हैं राइबोज शुगर, और जो DNA का है उसमें एक ऑक्सीजन कम करना है डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है। 1 ऑक्सीजन लेस एज कम्पेयर टू राइबोज, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन अगर इसमें RNA में कंपैरेटिवली DNA से ज़्यादा है तो ऑक्सीजन रिएक्टिविटी बढ़ाता है, तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होता है RNA का, जबकि कंपेयर करें हम लोग DNA को RNA से तो वहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा है। थर्ड जो उसका कंपोनेंट था फॉस्फेट ग्रुप नेगेटिवली चार्ज होता है, हम लोग बोलते हैं कि DNA हमारा एसिडिक है नेचर में, इसी की वजह से बोलते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज हम DNA पे बोलते हैं वो भी मेजरली इसी की वजह से बोलते हैं हम लोग। अब हम तीनों को साथ में जोड़ते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक नाइट्रोजनस बेस लिया, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस लिया है हमने प्यूरिन लिया है एज एन एग्जाम्पल, तो 9 मेंबर रिंग है, ठीक है। अब जो 9th वाला नाइट्रोजन था, 9th वाला नाइट्रोजन यहाँ पर जो है, और इधर से शुगर के फर्स्ट कार्बन, इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसको हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब शुगर और नाइट्रोजनस बेस जुड़ गया यानी कि न्यूक्लियोसाइड बन गया। अब इसमें हम लोग फिफ्थ कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप और अटैच कर देते हैं, और वो बॉन्ड जिससे अटैच होता है फॉस्फेट ग्रुप उसको हम लोग बोलते हैं, इस वाले बॉन्ड को फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अब न्यूक्लियोसाइड के साथ हमने फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच कर दिया यानी कि हमारा न्यूक्लियोटाइड बन गया, ठीक है। हमने बोला था कि DNA तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, अभी तो हमने एक ही बनाया। अब हम 2 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा एक न्यूक्लियोटाइड है ये, और यहाँ पर हमारा एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। दोनों शुगर नाइट्रोजनस बेसिस से जुड़े हुए हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। अब हमें जो 2 न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना है, देखिए फर्स्ट वाले का शुगर का 3' एंड जहाँ पे OH है, और इधर से 5' एंड जहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है, उसके बीच में हम लोग एक और एस्टर बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में देखें तो हमारे पास 2 एस्टर बॉन्ड हो गए। तो इस बॉन्ड को जिससे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े होते हैं, जो 2 न्यूक्लियोटाइड्स को कनेक्ट करता है, इसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। और ऐसे करके न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते चले जाते हैं। अगर हम लोग एक DNA सिंथेसिस का न्यूक्लियोटाइड का डायरेक्शन देखना चाहें कि न्यूक्लियोटाइड कौन से डायरेक्शन में ग्रो होता है, देखिए इधर से फ्री वाला जो एंड है वो है 5' और इधर से जो लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड होगा उसका फ्री एंड जो है 3' OH एंड, ठीक है। तो इधर से 5' फॉस्फेट एंड फ्री है और एंड वाले का 3'। तो हम बोलते हैं कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड ग्रो हो रहा है वो होता है 5' to 3' डायरेक्शन में, 5' to 3' डायरेक्शन। पर यहीं पर हम लोग अगर देखें कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कौन से डायरेक्शन में ग्रो हो रहा है, देखिए ना ये है ना फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का स्टार्टिंग साइड किधर से है 3' से और एंडिंग 5' पे। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ग्रो होता है 3' to 5' डायरेक्शन में, 3' to 5' डायरेक्शन में। बट जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन रहा है, अगर हम लोग डीऑक्सीराइबोज ले रहे हैं तो जो DNA का स्ट्रैंड बन रहा है वो होता है 5' to 3' डायरेक्शन, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड हमेशा 5' to 3 डायरेक्शन में ग्रो करेगा। राइबोज शुगर है, ठीक है, और तो वो हम उसको RNA बोल देंगे, ठीक है। डीऑक्सीराइबोज शुगर है तो DNA, बट पॉलीन्यूक्लियोटाइड हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में ग्रो करेगा। अभी हम लोग DNA के बारे में बात कर ही रहे हैं तो हम DNA के मॉडल के बारे में बात करते हैं, जो सबसे एक्सेप्टेड मॉडल है डबल हेलिक्स मॉडल। ये दिया था हमारे साइंटिस्ट वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में, इनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला 1962 में। तो इन्होंने यूज़ किया था, विल्किन एंड फ्रैंकलिन हमारे 2 साइंटिस्ट थे, इनका एक DNA के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट था, एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी एक्सपेरिमेंट। उसके डाटा का यूज़ करते हुए वॉटसन एंड क्रिक ने पूरा डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ DNA दिया था। अभी डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ DNA कहता क्या है कि DNA जो है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना हुआ है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है और एंटी पैरेलल है। दैट मीन्स एक दूसरे के पैरेलल रन कर रहे हैं, बट जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। अगर एक स्टैंड अगर 3' to 5' डायरेक्शन में है तो दूसरा स्टैंड
5-3' डायरेक्शन में, यानी कि पैरेलल है बट पोलैरिटी अपोजिट है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर एज एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं, एक दूसरे के पैरेलल तो चल रहे हैं बट जो पोलैरिटी है, जो डायरेक्शन है, वो अपोजिट है, इसलिए एंटी पैरेलल। अब देखिए बोथ स्ट्रैंड्स जो है, जो दो हमने बोला ना, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना हुआ है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। अब ये एक दूसरे के साथ जुड़े कैसे होते हैं, जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो इनवर्ड साइड प्रोजेक्ट करते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि एडेनिन के साथ हमेशा थाइमिन बाइंड होता है, साइटोसिन के साथ ग्वेनिन बाइंड होता है। ठीक है, एडेनिन और थाइमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं और साइटोसिन और ग्वेनिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं, और इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की हेल्प से जो दोनों स्ट्रैंड है एक साथ जुड़े रहते हैं। देखिए CG, हमने यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, एडेनिन, थाइमिन, AT, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, ऐसे पूरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड ग्रो करता है, दोनों चेन एक साथ जुड़े रहते हैं, क्योंकि DNA जो है हमारा डबल स्ट्रैंडेड है। डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ DNA बताया था कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। अब देखो ना, एक का तो 3-5' डायरेक्शन में चल रहा है, बट अगर दूसरे का देखें तो 5-3' यानी कि एंटी पैरेलल है। ठीक है, अगर हम लोग थोड़ा सा और स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो देखिए, मैंने एक स्ट्रैंड लिया है DNA का, जो इसका डायमीटर होता है, जो 2 स्ट्रैंड्स एक दूसरे से कितना दूर है, वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम। इसको हम लोग अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट करें एंगस्ट्रॉम को, तो 2 नैनोमीटर। अब जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो इनवर्डली प्रोजेक्ट करते हैं, और जो शुगर फॉस्फेट का जो बैकबोन है, शुगर फॉस्फेट का जो ये बैकबोन है, ये ब्लू वाला, ये इसके परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट करते हैं इनवर्ड। नाइट्रोजनस बेसिस प्रोजेक्ट इनवर्ड परपेंडिकुलर टू बैकबोन। अब हमारे पास एक टर्म आता है पिच ऑफ हेलिक्स। देखिए, एक हेलिक्स जो है वो होता है तब जब वो DNA एक 360 डिग्री टर्न ले ले, ऐसे कोइल्ड होते हुए चलता है। तो जो 360 टर्न ले ले तब हम एक पूरा हेलिक्स बोलते हैं। अब हम लोग पिच ऑफ हेलिक्स की बात करें तो इसका जो लेंथ है, इस हेलिक्स का जो लेंथ है वो है 34 एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3.4 नैनोमीटर। और इसमें जो एक 360 डिग्री टर्न है, 10 बेस पेयर्स आते हैं। देखिए, हमारे पास थोड़े से अलग अलग टाइप के DNA मिलते हैं। हम लोगों को जो सबसे कॉमनली मिलता है वो होता है B टाइप ऑफ DNA। अब B टाइप ऑफ DNA जो होता है उसमें राइट हैंडेड कोइलिंग होती है। ठीक है, सबसे कॉमन टाइप का है, और उसमें हमें एक 360 डिग्री टर्न में 10 बेस पेयर्स मिलते हैं। ठीक है, अब इस एक 360 डिग्री टर्न का लेंथ है 34 एंगस्ट्रॉम, 10 बेस पेयर्स हैं, तो 2 बेस पेयर्स के बीच में डिफरेंस कितना हुआ, 3.4 एंगस्ट्रॉम और 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, अभी हम लोगों को पता है कि अगर हमें लेंथ ऑफ DNA निकालना हो, देखिए हमें टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर पता चला गया है, उनके बीच का डिफरेंस पता चल गया है। मान लीजिए हम लोग एक वॉल ले रहे हैं, हमें पता है कि जो एक ब्रिक है उसका लेंथ कितना है, हम 1 बाय 1 ब्रिक्स रखते जा रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में हम लोग रखते जा रहे हैं ब्रिक, हमें पता है कि उसका लेंथ कितना है, यानी कि 2 बेस पेयर के बीच का डिफरेंस कितना है वो हमें पता है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, यहाँ पे लगा देते हैं, सॉरी, हमें दीवार का लेंथ निकालना है ना। हमें ब्रिक्स का पता है, नंबर ऑफ ब्रिक्स पता है, तो नंबर ऑफ बेस पेयर्स हमें पता है कि जो ह्यूमन का जो एक डिप्लॉइड सेल होता है, डिप्लॉइड सेल, उसमें 6.6 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं। हमें 2 बेस पेयर्स के बीच का डिफरेंस पता है 0.34 नैनोमीटर। अब इसको हम लोग अगर मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 0.34 × 10⁻⁹ नंबर ऑफ बेस पेयर पता है, तो जो एक अप्रोक्सीमेट लेंथ बन जाएगा ह्यूमन DNA का डिप्लॉइड सेल में 2.2 मीटर ऑफ DNA प्रेजेंट होता है हमारी एक नॉर्मल डिप्लॉइड सेल में, नियरली 2.2 मीटर। तो देखिए, ये सब था एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ DNA के बारे में कि DNA बनता कैसे है, जेनेटिक मटेरियल है हमारा। तो थोड़ा सा एक ये बेसिक ओवरव्यू था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।